हमारा कार्यक्रम मध्य प्रदेश का भविष्य, और मध्य प्रदेश का भविष्य है तो जाहिर सी बात है कि जिले का जो भविष्य होगा वो मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। आज हम कटनी के भविष्य को लेकर बात करेंगे और किसी भी भविष्य के लिए वर्तमान एक बड़ी आधारशिला होती है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, पर मैं बताऊं कि संजय पाठक जी मेरे साथ में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक बड़ा चेहरा और कटनी की पहचान बन चुके हैं, कहा जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा। राजनीति के साथ साथ धार्मिक सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय जी आपका स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लल्लूराम.com के इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद सुधीर भाई। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर भविष्य की हम लोग बात कर रहे हैं तो वर्तमान में कटनी को कहाँ देखते हैं आप, जो पिछले बीजेपी की सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई बड़े काम जो भी रहे हों, और क्या लगता है आपको कि इस वर्तमान के आगे क्या भविष्य जो है कटनी का किस तरीके से उज्जवल रहने वाला है? देखिए, कटनी तीव्र गति से पिछले 15 वर्षों में 18 वर्षों में तीव्र गति से विकास की ओर आगे बढ़ा है। कटनी में रोड डेवलपमेंट के नाम पर, फ्लाईओवर्स के नाम पर, और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो गर्ल्स कॉलेज हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, सभी क्षेत्रों में कटनी ने तीव्र गति से विकास किया है। कटनी में सिंचाई की वृहद परियोजना आई है, माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ से ऊपर की योजनाएं कटनी के ग्रामीण अंचलों में किसान के क्षेत्रों में चल रही हैं। और बिजली के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कार्य हुआ है। यहाँ पे जगह जगह नए नए पावर हाउस बनाए गए हैं, चारों विधानसभाओं में बनाए गए हैं, और अभी भी मेरे को एक नए पावर हाउस का फिर भूमि पूजन करने जाना है और एक पावर हाउस का लोकार्पण भी करना है। तो बिजली का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मूलभूत समस्या उसका क्या डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे रोड हो, सड़क, बिजली, पानी हो, बिल्डिंग्स हो, सभी क्षेत्रों में कटनी ने तीव्र गति से माननीय शिवराज जी के और भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रगति की है। यहाँ पे निश्चित तौर पर देख सकते हैं हम, जब पिछली बार कटनी आए थे और इस बार कटनी आए तो काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ नए फ्लाईओवर भी बनकर आए हैं सामने जो निर्माणाधीन थे उस समय। जी बिल्कुल, फ्लाईओवर तो कंप्लीट हो गए हैं, नया इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हो गया है और काफ़ी तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ भी कटनी में बहुत आई हैं अभी। मैं देखूं पिछले 2-2.5 वर्षों में कटनी में विभिन्न क्षेत्रों पे, चाहे वो फूड सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे वो प्लास्टिक सेक्टर हो, बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज़ कटनी में आई हैं। तो उसमें रोज़गार के सृजन भी बहुत सारे हुए हैं कटनी में। तो जहाँ फ्लाईओवर बन रहे हैं, जहाँ पे अब आप जिस ऑडिटोरियम में आज बैठे हुए हैं, करोड़ों की लागत से ये ऑडिटोरियम भी कटनी के इस अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित किया गया है। तो देखिए, डेवलपमेंट का सही मायने में अर्थ ये नहीं होता कि हमने सड़क बना दी, कॉलेज बना दिया, पानी की टंकी बना दी, या सीवेज सिस्टम बना दिया, या फ्लाईओवर्स बना दी। देखिए, डेवलपमेंट सही मायने में वो होता है कि जब आप आदमी के जीवन में परिवर्तन लाए, जो गरीब है, जो रोजगार के लिए भटक रहा है, या लोगों के जीवन में स्तर को ऊपर उठाना। मेरी नज़र में डेवलपमेंट जहाँ एक तरफ मूलभूत सुविधाओं का विकास है, उससे महत्वपूर्ण होता है डेवलपमेट कि लोगों की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। संस्कृति का विकास भी जरूरी है, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं उनके साथ में संस्कृति का विकास हो, लोगों का जीवन स्तर बेहतर आगे बढ़े, ये एक पैमाना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, सांस्कृतिक विकास तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन पारिवारिक विकास भी होना चाहिए। एक गरीब आदमी जिसके सर पे छत नहीं है, गरीब था, वो कहीं से पन्नी का जुगाड़ करके या टूटे फूटे खपरों में, या जो राजनीतिक लोग या सामाजिक लोग जो फ्लैक्स लगाते हैं, वो उसके इंतज़ार में रहता था कि कब इनका कार्यक्रम ख़त्म हो और ये फ्लैक्स मैं निकाल के ले जाऊं ताकि आने वाली बारिश के पहले हमारे सर पे एक छत हो जाए। तो आज हर गरीब के सर पे एक छत हो गई है। तो जब छत हो गई तो 1.5 लाख रुपये नगरीय क्षेत्र में मिलता है और 1,60,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है। इंसान पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करता है, मजदूर वर्ग आदमी पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करता है। अब वो ये सोचता है कि मैं भी एक पक्की छत बना लूँ अपने जीवन में, लेकिन संभव नहीं हो पाता। ये संभव कर दिखाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, विशेष रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री आवास आए, सौभाग्य योजना आई, जिसके यहाँ बिजली नहीं थी, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। आज हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं बचा जिले के अंदर जहाँ पे बिजली ना हो, हर घर में बिजली पहुँच गई। उज्ज्वला गैस, तो बहुत सारी योजनाएं, देखिए उसको रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। मुख्य बात यह है कि गरीब के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, किसान की आय बढ़नी चाहिए, तभी जाके देश और प्रदेश तरक्की करता है। तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कटनी जिले में खेती का रकबा डबल से ज़्यादा हो गया है। पहले इतने बड़े रकबे में खेती नहीं होती थी, आज डबल से ज़्यादा रकबे में खेती हो रही है। ये सब सिंचाई के कारण संभव हुआ। ये सिंचाई योजनाएं आई, बरगी की नहर आई, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से हर 2.5 एकड़ तक पानी की पाइपलाइन पहुंचा के देने का ढीमरखेड़ा क्षेत्र में काम किया। अभी बौरीबद में काम चालू हो गया है, साथ में हमारे विजय राघवगढ़ में भी वहाँ पे भी स्वीकृत हो रहा है। तो ये एक एक खेत तक पानी पहुँचाने से जो खेत बंजर पड़े थे, जहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं थी, वो भी उपजाऊ हो गई। तो किसान के जीवन में जहाँ परिवर्तन आया, इंडस्ट्री आने से लोगों को रोजगार का अवसर मिला और साथ ही साथ स्वरोजगार के अवसर भी बहुत उपलब्ध हुए यहाँ पे। तो एक माहौल क्रिएट हुआ भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार में, कि लोगों को अपने आप अपने पैर पे खड़े होना, आगे बढ़ना है। तो मेरा मानना ये है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आना, लोगों के पारिवारिक विकास होना, उनका निजी विकास जब होता है तो सामाजिक विकास के साथ, निजी विकास के साथ और फिर डेवलपमेंट, इस ओवरऑल को अगर हम जोड़ें तो हम मानते हैं कि ये विकास होता है। तो वो विकास की दृष्टि में हमारा मध्य प्रदेश में हमारा कटनी भी अग्रणी है और प्रदेश भी अग्रणी है। निश्चित तौर पर कटनी अग्रणी है प्रदेश में। और जैसा आप बता रहे तो कहना होगा कि केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, उसका बेहतर लाभ कटनी वासियों को मिल रहा है, ये शायद बिल्कुल हम मान के चले। जी बिल्कुल। एक और बात है कि जो बात आपने कही है, खनिज संपदा से भरा हुआ पूरा जिला है कटनी, मिनरल्स को लेकर पूरे देश और दुनिया में पहचान है। इससे बड़े जो बड़े जुड़े हुए जो बड़े उद्योग हैं, लगता है कि उनकी स्थापना यहाँ पर होनी चाहिए, रोजगार को लेकर और बेहतर कम से कम लोगों को अवसर मिले। कटनी का जो मिनरल्स है, यहाँ के लोगों को उसका ज़्यादा फायदा मिले अगर कुछ बड़ा उद्योग यहाँ पर आता है। देखिए, कटनी प्राकृतिक रूप से अद्भुत जिला है, एशिया का एक ऐसा जिला है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट है कटनी, जहाँ कहीं पे भी आप अगर बोरिंग करेंगे, गड्ढे खोदेंगे, कोई ना कोई मिनरल मिलेगा। ऐसा संभवतः पूरे एशिया में कहीं, कोई धरती में से कोई स्थान एशिया में नहीं है जहाँ पे कहीं पे भी गड्ढा खोदो आप, कहीं पे भी बोरिंग कर लो, कोई ना कोई मिनरल ना मिल रहा हो। और साथ में मिनरल्स की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक ही मिनरल मिल रहा हो। आप मैक्सिमम जगह जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, अगर कहीं लाइमस्टोन होगा तो लाइमस्टोन ही मिलेगा, बॉक्साइड होगा तो बॉक्साइड ही बॉक्साइड मिलेगा, क्ले होगी तो क्ले मिलेगी, आयरन ओर होगा तो आयरन मिलेगा। यहाँ पर तो आयरन ओर भी है, बॉक्साइड भी है, लेटराइट भी है, ग्रेनाइट भी है, मार्बल भी है, लाइमस्टोन भी है, चाइना क्ले, फायर क्ले भी है, तो गोल्ड भी है और कॉपर भी है। यहाँ पे इतनी विभिन्न संपदाएं हैं, इतने विभिन्न मिनरल्स हैं जो शायद ही कहीं भारत के अंदर, एशिया के अंदर आपको देखने मिले। और कटनी एक ज़माने में पूरे भारत के अंदर या एशिया कह लो, लाइम सिटी ऑफ कटनी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि देश के अंदर जितना भी चूना बनता था, आप उत्तर से लेके दक्षिण तक चले जाएं, पूर्व से लेके पश्चिम तक चले जाएं, कहीं पे भी पूछेंगे कहाँ से आए हो, कटनी। अच्छा, वो चूना वाला कटनी। तो कटनी की पहचान एक ज़माने में लाइम सिटी थी, तो खनिज बेस्ड ही था वो चूना उद्योग। साथ में आज पिछले कई वर्षों से, 20-25 वर्षों से कटनी की एक अलग पहचान फिर से बनी, मार्बल सिटी। कटनी में इतना मार्बल हुआ कि कटनी का मार्बल की तुलना लोग इटालियन मार्बल से करने लगे। तो मार्बल बेस्ड इंडस्ट्री पूरी कटनी में लगी हुई हैं और मार्बल का बड़ा काम चल रहा है। अब साथ में कटनी हिंदुस्तान के अंदर एक अलग पहचान रखता है सीमेंट इंडस्ट्रीज में। 1930s में एसीसी ने इंडिया में पहली कंपनी डाली, एसीसी सीमेंट, वो भी कटनी में मेरी विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैमूर में डाला। तो आज कैमूर में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और फिर एक नया प्लांट अभी लगा, जो अभी मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। कटनी में बहुत सारी रिफैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज में रिफैक्ट्री ब्रिक्स यूज़ होती है, जिससे इंडस्ट्रीज बनती हैं, बर्न यूनिट्स बनती हैं, आपका ब्लास्ट फर्नेस बनती है, उसके ब्रिक्स कटनी में बनते हैं। कटनी के फ्लाई ऐश से, कटनी के रिफैक्ट्रीज से बनी हुई ब्रिक्स और रिफैक्ट्रीज के मटेरियल्स ना केवल इंडिया बल्कि एब्रॉड भी जा रहा है। तो कटनी में इंडस्ट्रीज जो हैं और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उसकी बहुत आयत है कटनी में, बहुत सारी। आपने विकास की बात कही है, निश्चित तौर पर कटनी कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी हो, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, सड़कों का जाल निश्चित तौर पर फैला है काफ़ी समय पर बड़े औद्योगिक घराने कटनी के अंदर है। और आजकल विकास का पैमाना केवल सड़क, बिजली, पानी नहीं, हवाई कनेक्टिविटी भी बड़े शहरों की होनी चाहिए। ये कम से कम लगता है बड़े उद्योगपति या बड़े औद्योगिक घराने आए, कटनी के अंदर हम वो कमी महसूस करते हैं, चाहे हवाई अड्डा हो, एयर स्ट्रिप हो। क्या कारण है कि अभी तक डेवलप नहीं हो पाया? देखिए, कटनी के विषय में हम लोग एक बात पे भी गौरवान्वित हैं कि लगभग 125 साल, 130-134 साल पुराना यहाँ पे लोको यार्ड है, यानी यहाँ पे रेल के इंजन बनते थे। 150 वर्ष के आसपास होने जा रहे हैं। तो रेलवे में कटनी जंक्शन जो है 5 दिशाओं के लिए ट्रेन यहाँ से जाती है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा 2nd नंबर का ऐसा जंक्शन है जहाँ से 5 दिशाओं के लिए ट्रेन जाती है। कटनी वेल कनेक्टेड है इंडिया के हर कॉर्नर से।
तो रेलवे के नाम पे हमारे पास कटनी में सब कुछ है। सिर्फ हमारी एक डिमांड थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें हम लगातार लगे हुए हैं कि डीआरएम ऑफिस भी कटनी में खोल दिया जाए, क्योंकि जोनल ऑफिस जबलपुर आ गया है। और अब आप बात आती है एयर स्ट्रिप की। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए, यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए एयर कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता होती है। अभी एयर कनेक्टिविटी जबलपुर से है, जबलपुर एयरपोर्ट है जो यहाँ से मात्र 1 घंटा 20 मिनट की ड्राइव पर है। 1 घंटा 20 मिनट की ड्राइव इज़ नथिंग, बिकॉज आप बॉम्बे जाएँ, हैदराबाद जाएँ या दिल्ली जाएँ या कोई भी मेट्रोज में जाएँ, 1 घंटा बहुत कॉमन होता है लोगों को अपने घर से अपने खुद के ऑफिस जाने में। तो एयर कनेक्टिविटी में अभी हमारे पास बेस्ट कनेक्टिविटी जबलपुर से है। सेकंड कनेक्टिविटी हमारे पास खजुराहो से है, दैट थोड़ी सा दूर हो जाता है, वो 3 घंटे की ड्राइव हो जाती है, लेकिन जबलपुर 1.25 घंटे। कटनी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई पट्टी निर्माण की घोषणा की हुई थी, और वो घोषणा आज भी है, और वो मुझे मालूम है वो यथाशीघ्र पूरी भी होगी। अभी कुछ तकनीकी कारणों से अभी मैंने मीडिया में देखा कि कटनी में जहाँ पर हवाई पट्टी बननी थी उसके पास एक लैटराइट की लीज किसी की सैंक्शन हो गई थी, वो लीज भी उठा के खनिज विभाग ने कैंसिल कर दी थी हवाई पट्टी को लेकर, लेकिन उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, जिसके कारण वहाँ पे जगह कुछ कम पड़ गई, और पुरानी रिपोर्ट चली गई ऊपर कि वहाँ पे खनिज खदान स्वीकृत होने के कारण, एरिया घट जाने के कारण हवाई पट्टी के लिए उपयुक्त स्थान बचा नहीं है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। तो अभी मैंने पेपर में पढ़ा कि उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, जो कि गलत रिपोर्ट के आधार पर हो गया, धोखे से हो गया। पुरानी रिपोर्ट थी ये। अभी हमारे नवागत कलेक्टर आए हैं, काफ़ी ऊर्जावान है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उसी जगह उसकी लेंथ और आगे बढ़ा दी, और लेंथ आगे बढ़ने से एक नया प्रपोजल तैयार हो गया। वो नया प्रपोजल भोपाल पहुंच ही नहीं पाया, और पुराने प्रपोजल पे कि वहाँ पे खनिज की खदान स्वीकृत हो गई है, इसलिए निरस्त किया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी उसको हम लोग पूरा कराएंगे, एयर कनेक्टिविटी देंगे, एयर स्ट्रिप यहाँ पे आएगी। जो ज़मीन की प्रॉब्लम थी वो नए कलेक्टर ने उसको भी दूर कर दी है। यथाशीघ्र कटनी की हवाई पट्टी का भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मतलब जल्दी हम उम्मीद रखें कि अगर बिल्कुल, हवाई यात्रा बिल्कुल, के जरिए किसी को आना हो तो कटनी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। अभी प्राइवेट जेट्स लाने के लिए, प्राइवेट प्लेन लाने के लिए कटनी से एक जबलपुर एयरपोर्ट है ही है, साथ में उमरिया एयर स्ट्रिप है जो यहाँ से 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर पे है, तो 1 घंटे की ड्राइव पे वो प्राइवेट एयर स्ट्रिप भी है यहाँ पे। राजनीति के अलावा संजय पाठक का जो नाम है वो धार्मिक सरोकारों के लिए भी जाना जाता है। कटनी एक महत्वपूर्ण जिला है, और खासकर अगर बात करें तो भगवान राम की स्मृतियाँ कटनी से जुड़ी हुई हैं। राम पथ गमन जो है कटनी से होकर गुजरा है। उसके विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर क्या मन में कोई प्लान है? क्योंकि आपके क्षेत्र के अंतर्गत भी राम पथ गमन का हिस्सा आता है। किस तरीके से एक धार्मिक महत्व जो कटनी का बड़ा है, उसको लेकर मन में क्या विजन, क्या आइडिया, क्या थॉट है? देखिए, कटनी का धार्मिक और पुरातात्विक महत्व दोनों है। यहाँ राजा कर्ण की नगरी भी, पुष्पागिरी भी है, जैन धर्म का भी तीर्थ है। साथ में कटनी में बहुत सारे, अगर हम मंदिरों की बात करें तो चारों तरफ प्राचीनतम मंदिर हैं यहाँ पे, चाहे विष्णु वराह का मंदिर हो काली तलाई में, और चाहे गणेश जी का मंदिर हो विजय राघवगढ़ में, शारदा देवी का मंदिर हो विजयरावगढ़ में, विजयनाथ धाम हो बरी में, रूपनाथ हो आपका भौरीबंद में। तो प्राचीनतम मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन अभी आपने आज से 8 दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि रामपथ गमन जो बन रहा है उसमें कटनी होके प्रभु श्री राम का जो एरिया था जहाँ से वो निकले थे, उसमें कटनी का एरिया भी सम्मिलित है। उसी एरिया में विजय राघवगढ़ में महानदी और कटनी नदी का संगम है, विजय राघवगढ़ से 3 किलोमीटर आगे जाके। तो उस संगम के पास एक पहाड़ है, उसका नाम है राम राजा पहाड़। जब मुझे लोगों ने बताया कि इस पर्वत का नाम राम राजा पर्वत है और रामपथ गमन में निकलता है, तो मन में विचार आया कि क्यों ना एक यहाँ पर बहुत सुंदर सा तीर्थ का निर्माण हो, और जो रामपथ गमन की योजना है उसमें सम्मिलित करके हो। तो अभी 12 जून से 16 जून यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के सभी पूजनीय संत यहाँ पे आने वाले हैं। शंकराचार्य जी आने वाले हैं, परम पूज्य रामभद्राचार्य जी के श्री कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में भूमि पूजन होने जा रहा है। 108 फुट की अष्ट धातु की भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति लगने जा रही है। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, कि विश्व में अभी तक इतनी विशाल मूर्ति अष्ट धातु की कहीं पर भी नहीं है। ये पहली मूर्ति होगी भगवान श्री परशुराम जी की, जो कटनी नदी और महानदी के संगम में स्थापित होने जा रही है। 12 जून को उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। साथ ही साथ जो भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसी प्रकार का एक छोटा स्वरूप का मंदिर
उसी स्थान पर राम राजा पहाड़ पर एक राम जी का मंदिर भी बनने जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा महाभारत काल में जब ये अर्जुन को समझा रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो उन्होंने अपना अंत में अपना विराट स्वरूप दिखाया था। उस विराट स्वरूप की भी मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में लोग नहीं पहुंच पाते। सब कोई सोचे कि हम हर जगह चले जाएं, विशाल देश है, इतनी आर्थिक क्षमता हर किसी में नहीं होती, लेकिन तीव्र इच्छा होती है, मन में इच्छा होती है कि हम भी 4 धाम यात्रा कर लें, हम भी 12 शिवलिंग चले जाएं, मुझे भी 9 देवियों का आशीर्वाद कृपा मिल जाए, दर्शन मिल जाए। लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर सेम जैसे ज्योतिर्लिंगों में मंदिर हैं 12 जगह स्थान पे, उसकी रिप्लिका यानी उसका स्वरूप वैसा ही बना के उसी राम राजा पहाड़ में 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किए जाएंगे। ऐसी योजना है। 7 9 देवियों का स्थान भी होगा और साथ ही साथ चूंकि ये इसका नाम नामकरण अभी नहीं हुआ है, पूजनीय अवधेशानंद जी जूनागढ़, आप सभी लोग पूरा देश दुनिया जानती है उनको, उन्होंने भी कुछ नाम सुझाए हैं, वो स्वयं भी इस आयोजन में आ रहे हैं। परम पूजनीय कैलाशानंद जी वो भी इसमें आ रहे हैं। द्वारका के पीठाधीश्वर सदानंद जी, वो पूज्य गुरुदेव, वो भी आ रहे हैं। देश के बड़े संत 108 फुट की मूर्ति को देखने, उस विग्रह को देखने पूरी देश दुनिया से लोग आएंगे। इतना विशालतम तीर्थ बनने जा रहा है, तो इस तीर्थ का नाम मैं कहाँ से रख सकता हूँ? इस तीर्थ का नाम तो साधु संत महात्मा ही रख सकते हैं, तो उनके ऊपर ही छोड़ा है। अभी कई विचार आए, उसमें से एक विचार ये भी है कि श्री हरिहर तीर्थ, हरि विष्णु जी और हर शंकर जी, और इन्हीं के सारे अवतार हैं विष्णु जी के, और शंकर जी के सारे भक्त और शिष्य हैं। तो यही भक्त और शिष्य जो हुए हैं ये आज हमारे आराध्य हैं। और यही जो अवतार हुए हैं, चाहे 6वें अवतार भगवान श्री परशुराम हैं, 7वें अवतार भगवान श्री राम हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण है, तो भगवान ने विष्णु जी ने विशेष प्रयोजन के लिए 10 अवतार लिए थे। तो दशावतार का भी एक मंदिर हो और साथ में केवल मंदिर बस ना हो, केवल विग्रह ना हो। ये भारत में मेरे ख्याल से पहला होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल पहला होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे संजय जी के जो ऐतिहासिक, शायद मेरे ख्याल से भारत में इकलौता ऐसा क्षेत्र बनने वाला है जहाँ पर दशावतार का मंदिर और इतने सारे देवी देवता एक साथ मौजूद रहेंगे। मैं आपको बता रहा था कि जो रिवर फ्रंट बनेगा लगभग आधा 5 किलोमीटर लंबा होगा। वो रिवर फ्रंट बहुत सुसज्जित सुंदर तो होगा ही, भव्य होगा, दिव्य होगा। उसके साथ साथ जो प्रभु श्री राम है, ईश्वर, जो हम आपकी सबकी नैया पार लगाते हैं, उनको भी एक बार गंगा पार लगाई थी निषाद राज जी ने। तो ये सब मन में विचार आते चले गए कि ये हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये भी विचार आया कि जिनने पूरी दुनिया को पार लगाने का काम करते हैं प्रभु श्री राम, हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने सुना कि निषाद राज ने उनको भी पार लगाया, तो क्यों ना निषाद राज जी को भी स्थान दिया जाए। तो घाट पे एक सुंदर मूर्ति का और मंदिर का निर्माण निषाद राज जी का होगा। प्रभु श्री राम हम सबको अन्नपूर्णा माता की तरफ से उनके आशीर्वाद से भोजन कराते हैं। श्री राम को भोजन कराया था शबरी माँ ने, तो क्यों ना उस वन के अंदर एक छोटा सा मंदिर शबरी माता का भी हो। इस प्रकार मन में एक विचार आया कि इसको सबको किया जाए। तो मैं ये विचार को लेके परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी के पास गया। उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद देके बोला कि इसको करो। मैंने बोला कि गुरुजी, संजय पाठक 1000 संजय पाठक भी हो जाएं तो भी इस कार्य को नहीं कर सकते। बिना संतों की कृपा के, आपके आशीर्वाद के, आपके मार्गदर्शन के कुछ नहीं हो सकता। फिर ये विषय को लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। मुख्यमंत्री जी ने पूरा समय दिया, 1-1.25 घंटे पूरी योजना सुनने के बाद बोले कि ये अत्यंत अद्भुत योजना मैं सुन रहा हूँ संजय, और ये ऐसी योजना मैंने अभी तक किसी के मुख से नहीं सुनी। कभी कभी, अब ये उनके शब्द थे कि तुम ऐसे कुछ काम करते हो कि जो हम लोग भी नहीं सोच पाते। तो मैंने कहा मैं आपसे बहुत अनुज हूँ, छोटा हूँ, बस कृपया आपका आशीर्वाद चाहिए। ये मैं नहीं कर पाऊँगा, इसमें पूरे समाज को जोड़ना पड़ेगा, सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा। जितने भी लोग सक्षम हैं, चाहे वो सक्षमता का मतलब ये नहीं होता कि अर्थ के रूप में कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो उसको हम सक्षम बोले। सक्षम मेरी नज़र में वो होता है, सफल मेरी नज़र में वो होता है कि अगर आपके अंदर मन में कोई इच्छा है कुछ करने की, हमारे पास धन राशि नहीं है तो आपके पास पुराना टीन टप्पर पड़ा होगा, पुराना तांबा पड़ा होगा, पुरानी थाली कटोरी गिलास झरिया कलचुरी पड़ी होगी, किसी के पास पुरानी टूटी कुल्हाड़ी तसला तगाड़ी पड़ा होगा, वही दीजिए ना। अष्टधातु में सब लगना है,
100 टन का अष्ट धातु लगनी है, 100 टन से ज्यादा। मतलब अर्थ से ज्यादा जनता का सहयोग जो है, पूरा आधे से ज्यादा नहीं, संपूर्ण जन सहयोग से, मन सहयोग से करेंगे। अभी पिछले 10-15 दिन से वहां पे उस राम राजा पहाड़ पे सफाई का कार्य चल रहा है। नीचे विजय राघवगढ़ महोत्सव के रूप में भव्य मेले का आयोजन हो रहा है, जो 15 मई से 15 जून तक चलेगा। इस मेले में विभिन्न विभूतियां भी आएंगी, उसका भी कार्य चल रहा है। बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे, उनके अमृत वचन हमको सुनने, आशीर्वचन हमको सुनने मिलेंगे। कई कलाकार आएंगे जिनकी कलाकृतियां देखने मिलेंगी। सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी, आयोजन होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर रामायण मंडलियों का आपस में कॉम्पिटिशन होगा। क्षेत्रीय जो गायक प्रतियोगिताएं होंगी, क्षेत्रीय खेल खिलाड़ियों की प्रतियोगिता होंगी। सब चीज़ों को इस एक महीने के पखवाड़े में चलेगा। और इसी एक महीने का जो विजय राघवगढ़ महोत्सव का 15 मई से 15 जून तक का पखवाड़ा रहेगा, इस एक महीने के दौरान आखिरी का एक हफ्ते में संत समागम होगा। और आदरणीय सुधीर भाई, आज आपको बताऊं कि बैठे बैठे ऐसी कल्पना आई, आप जैसे मित्रों ने कुछ सलाह दिया, तो देश के जो बड़े बड़े संत हैं जिनका अनुसरण देश और दुनिया करती है, ऐसे पूजनीय संतों की उपस्थिति में शास्त्रार्थ भी हो, धर्म सभा भी हो, धर्म संसद जैसा एक छोटा स्वरूप भी हो। जब शंकराचार्य लोग बैठे हैं, पूजनीय शंकराचार्य, दो शंकराचार्य जी बैठ रहे हैं, 4 शंकराचार्य जी बैठ रहे हैं, पूजनीय अवधेशानंद जी बैठ रहे हैं, कैलाशानंद जी बैठ रहे हैं, राजेश्वरानंद जी बैठ रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी विभूतियां आ रही हैं। परम पूजनीय राम भद्राचार्य जी, वो तो प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक उनकी कथा भी चलेगी 5 दिवसीय। इतने सारे संत, 4 आश्रमों, मध्य प्रदेश के संतों, ये सभी जब उपस्थित होंगे तो अपने आप में वो धर्म सभा होगी और उसमें शास्त्रार्थ भी होगा, जो आपके सहित देश के सारे चैनल, मुझे ऐसा लगता है कि उनको आना चाहिए। क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद, एक बहुत लंबे समय के बाद देश में एक धर्म सभा भी होने जा रही है। विश्व हिंदू महाकुंभ पूजनीय रामभद्राचार्य जी ने 15 दिसंबर 2021 को किया था चित्रकूट में। इसमें मुझे प्रधान सेवक की भूमिका निभाने का अवसर मिला था। तो वहाँ से ही मन में विचार आता चला गया और मैं परम पूज्य दद्दा जी, पंडित देव प्रभाकर शास्त्री, जिनको हम सब, आप सब दद्दा जी कहते थे, उनके सानिध्य में करीब करीब 150 यज्ञों में सम्मिलित हुआ हूँ। और एक एक यज्ञ में 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण बनते थे, भागवत कथा होती थी, 18 पुराण होती थी। तो दद्दा जी के सानिध्य में मुझे लोगों की सेवा करने, लोगों को भोजन प्रसाद परसने, लोगों की पत्तल उठाने, गुरुजनों के चरण धोने का अवसर जो मिला, तो मैं समझता हूँ मेरा जीवन परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी ने धन्य किया। हमारे परम पूज्य पिताजी, हम स्वर्गीय नहीं बोल पाते हैं क्योंकि मेरे लिए वो हमेशा जीवित हैं, पंडित सत्येंद्र पाठक जी, उन्होंने जिस प्रकार से कर्म योगी बन के जीवन में लोगों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, पीड़ित मानवता की सेवा की, बेटियों का लगभग 18,000 से 20,000 बेटियों का विवाह मेरे पूज्य पिताजी ने, गरीबों की बेटियों का विवाह किया, लाखों लोगों का इलाज कराया, मेरी माता जी ने सेवा की। तो इसको देखते हुए सब जीवन में जो आया, तो मुझे ऐसा लगा कि राजनीति जो है ये केवल सेवा का माध्यम होता है, पद जो है सेवा को प्रभावी ढंग से करने का माध्यम होता है। इसलिए मेरे को मेरी विधानसभा क्षेत्र में कभी कोई विधायक जी नहीं बोलता। मैं मंत्री भी था, किसी ने मुझे मंत्री नहीं बोला, ना मंत्री जी बोला, सब संजू भैया करके संबोधित करते। एक अपनत्व है, एक परिवार भाव से मैं सेवा करता हूँ। मैं कभी ये नहीं देखता कि इसकी जात क्या है, इसका समाज क्या है, ये गरीब है कि ये बड़ा है, कुछ नहीं। मेरी आवश्यकता किसको है, मैं किसकी मदद कर सकता हूँ, मैं किसके दुख पीड़ा हर कर सकता हूँ, मैं उस पर लगा रहता हूँ। तो राजनीति के माध्यम से मानव सेवा, समाज सेवा, जीव सेवा में लगाऊं, वहाँ धार्मिक क्षेत्र में, क्योंकि जिसके पास धर्म नहीं है, ना वो सामाजिक अच्छा हो सकता है, ना पारिवारिक अच्छा हो सकता है, ना व्यापारिक अच्छा हो सकता है, ना ही वो व्यक्ति राजनीतिक अच्छा हो सकता है। ऐसे भी भारत की परंपरा रही है कि जो धर्म गुरु हैं वो मार्ग दिखाते हैं और जो है फिर सरकार शासन जो है वो अपना काम करता है आगे। बात चूंकि धर्म की चली है, इस समय ये सियासी मंच तो नहीं है पर लेकिन बजरंग बली का एक मुद्दा जो है, बजरंग दल पर बैन का मुद्दा एक बड़ा पूरे देश के सियासत में इस समय चर्चा पर है। मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया, उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनी तो पीएफआई जैसे संगठन, बजरंग दल जैसे संगठन, दोनों पर बैन लगाएंगे। देखिए, अत्यंत बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं, उम्र के 75वें पड़ाव को पार कर चुके लोग हैं। युवाओं की सोच जो है वो इन सब चीज़ों में नहीं है। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, ये क्या बैन लगाएंगे बजरंग बली के ऊपर? इनकी क्या क्षमता बजरंग बली के नाम भी लेने की?
तो बजरंग बली के ऊपर कोई क्या बैन लगाएगा और बजरंग दल के ऊपर कोई क्या बैन लगाए, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। पहली बात तो सबसे पहली बात यह है कि एक ख्याली पुलाव देखना बंद करें। कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके आधार पे वो ये कह सके कि हम चुनाव जीत सकते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सुधीर दंडोतिया हारें तो संजय पाठक जीत जाए। ये कांग्रेस की सोच है। मैं जीत जाऊं ये सोच नहीं है। कैसे जीतूंगा कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, एक ऊर्जावान नेता नहीं है। पिछले 2018 में जब चुनाव हुए थे, लोगों ने सिंधिया जी का चेहरा देखे, एक ऊर्जावान युवा चेहरा देके वोट डाला था। वो भी वहां वोट डाला था जहां हमारे थोड़ी प्रत्याशी कमजोर थे। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2018 में जो परिणाम में आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिली थी, विधायक कम मिले थे। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि उस बार जब विधायक ज्यादा आए और वोट भाजपा को ज्यादा मिली, उसमें सबसे बड़ा योगदान था तो एक युवा चेहरे का था, आदरणीय सिंधिया जी के चेहरे का था। लोगों की नजर में था कि चुनाव अभियान का अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इनको ही बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, ये मान के। क्योंकि देखो आज की युवा पीढ़ी जो है वो 80 साल के बुजुर्ग के साथ सम्मान के साथ खड़े होना चाहती है, उनका सम्मान करना चाहती है, लेकिन वो मुख्य पद पर उनको नहीं देखना चाहिए। वो चाहते हैं अब युवा वर्ग आए, युवा सोच के साथ काम हो। देश 21वीं सदी से आगे बढ़ रहा है, तो ये पुराने लोगों के साथ कोई जाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के पास आज एक भी ऐसा, प्रदेश में आप देख लें, एक भी युवा चेहरा नहीं बचा है। 2 बुजुर्ग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो। ये दोनों बुजुर्गों के सहारे लाठी भी लेके कांग्रेस कहां तक लड़ेगी वो देख लीजिएगा आप। सरकार भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छे बहुमत के साथ बनेगी। पर लेकिन बात करें हम, संजय पाठक की एक बड़ी भूमिका होती है संगठन के अंदर जब भी कोई मुश्किल या विपत्ति आती है। इस बार जो बीजेपी के अंदर हालात बने हैं, दीपक जोशी जिस तरीके से गए, कई नेता हैं जो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, संगठन के अंदर सब कुछ ठीक है? और आपसे कोई संपर्क किया गया कि नेताओं से संपर्क करना चाहिए, मनाना चाहिए? क्योंकि इससे पहले हमने देखा इस भूमिका में आपको। नहीं, मेरे से किसी ने कुछ नहीं बोला कि किसी को लाओ, कि किसी को ले जाओ, कि किसी को रोको या किसी को बुलाओ। रही बात दीपक जोशी जी की, ये उनका अपना सोच है, उनका अपना निर्णय है। मैं आज बोल रहा हूँ न्यूज़ 24 के इस चैनल के प्रोग्राम में लाइव चल रहा है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अब ये मत बोलिएगा कि आप संजय हो तो आप आगे तक की बता देते हो, भविष्य देख रहे हैं। ठीक है, आज मैं कह रहा हूँ आप कि दीपक जोशी जी को चुनाव लड़ने दीजिए कांग्रेस से। आज उनका रिजल्ट मैं इस मंच से घोषित करके जा रहा हूँ, 110% दीपक जोशी खुद चुनाव हार जाएंगे। वो क्या कांग्रेस के लिए माहौल बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के पीछे खड़े होने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के साथ चलने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है। बूथ का कार्यकर्ता जहां सशक्त होता है, भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है। ये नेताओं के पीछे। कांग्रेस के अंदर आप जानते हैं, मुझे कांग्रेस का संपूर्ण अनुभव है। कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस में नेताओं के पीछे लोग चलते हैं, उस नेता के अनुयायी होते हैं, पार्टी के नहीं होते। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे दीपक जोशी जैसे कई आए और कई गए, कोई असर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने वाला, बल्कि बहुत अच्छा हो रहा है। जो थोड़ी बहुत ऐसी नेगेटिविटी भी अगर कहीं है, सब ले जाओ नेगेटिव लोगों को, तो क्या जीत लोगे? कुछ नहीं, गलत फहमी है कांग्रेस की। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मतलब कहे कि मध्य प्रदेश का भविष्य जो मंच है, इस पर 2023 का भविष्य आप दावा कर रहे हो उसका जीत का? देखिए, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, ये कोई चुनावी टेक्निक नहीं है कि हम मनोवैज्ञानिक दबाव डालें कि नहीं हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं। जैसे कुछ नेता कर रहे हैं प्रदेश में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि नहीं हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और अपने लोगों को बोल देते नहीं अपन तो सरकार में आ रहा, अपन जीत रहे। ये उस टाइप का नहीं है। मैं यथार्थ जानता हूँ, मैं जमीनी कार्य करता हूँ, जमीन पे काम करता हूँ, लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, गरीबों के साथ उनके खेत पे जाके बैठता हूँ। आपने मेरे को पिछले 2, 4, 10, 20 सालों में जब भी देखा होगा, लाइव देखा होगा। कोई प्रायोजित फोटो वीडियो मेरे कभी नहीं डलते, कोई रिकॉर्डेड कभी नहीं डलते, लाइव डलते हैं। मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, छोटे लोगों के साथ बैठता हूँ। माहौल कहीं कोई कुछ भी बनाता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं आज आपको सत्यता आपको बता दूं कि लोग जनहितैषी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, लोग लाभ लिए हैं, लोगों के जीवन में सुधार आया है, कृषकों के जीवन में सुधार आया है। 100% नहीं, 110% भारतीय जनता पार्टी की सरकार परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में 2023 की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय पाठक जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।